हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके नवीन पैटर्न पर आधारित हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, एक मानक मीटर दूरी वह है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 399729458वें भाग में निर्धारित करता है। ऑप्शन बी है, 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 26 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। ऑप्शन सी है, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है। ऑप्शन डी है, ऊष्मा का एसआई मात्रक केल्विन होता है। यदि आप सही जवाब गैस कर चुके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि दिए गए जो कथन है इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है। इसके अलावा अन्य तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। एक मानक मीटर दोस्तों वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में 299729458वें भाग में तय करता है। इसके अलावा एक मानक किलोग्राम परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। इसके अलावा दोस्तों, ऊष्मा गतिकी तापन का मापन केल्विन में करते हैं और जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वह जूल होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विद्युत विभव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक सदिश राशि है। दूसरा है, यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि एक सदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तो इस समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है, दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। ऑप्शन बी है, पहले कण पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगा। ऑप्शन सी है, दूसरा कण पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगा। ऑप्शन डी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है।
जो ऑप्शन डी में दिया गया आलेख है यहाँ पर एक समान गति को यह निरूपित करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्थिति समय ग्राफ में समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा गतिमान वस्तु की एक समान गति को जो यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एक सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन कथन ए है, गोली बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। कारण आर है, गोली का संवेग परिवर्तन बंदूक के संवेग परिवर्तन के बराबर है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों जब बंदूक से गोली चलती है तब गोली आगे की ओर गति करती है जबकि बंदूक पीछे की ओर गति करती है। दोस्तों गोली बंदूक निकाय का गोली चलने से पहले संवेग शून्य होता है। गोली चलने के बाद गोली का संवेग बंदूक के संवेग के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण गोली बंदूक निकाय का संवेग बाद में भी शून्य बना रहता है, अर्थात संवेग जो है संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक ही दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। दूसरा है, एक समान रैखिक गति में वेग में तात्कालिक परिवर्तन होता है लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है। तीसरा है, एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति है लेकिन एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति नहीं है। ऑप्शन ए है 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। है ऑप्शन नंबर सी केवल 1। दोस्तों एक समान रैखिक गति यानी कि जो लाइनर मोशन है और एक समान वृत्तीय गति, इस संदर्भ में दिए गए कथन में से ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सही है। एक वाला कथन सत्य है। दोस्तों एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक ही दिशा में चलता है जबकि एक समान वृत्तीय गति में जो पिंड की चाल है वह स्थिर रहती है लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। दोस्तों कथन 2 और 3 यहाँ पर असत्य हैं क्योंकि एक समान रैखिक गति में वेग में जो है तात्कालिक परिवर्तन नहीं होता जबकि वृत्तीय गति में वेग में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए दोस्तों एक समान रैखिक गति त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, लेकिन जो वृत्तीय गति है वह त्वरित गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और नहीं एक नहीं दो। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। दोस्तों यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहती है यानी विराम अवस्था में होती है या सरल
रेखा में एक समान गति की अवस्था में होती है तो वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों, इस नियम को जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण या जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है स्थिरता का जड़त्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन 2 है, रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। टकराने से पहले कुल संवेग बराबर टकराने के पश्चात कुल संवेग। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन, या केवल तीन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक, दो और तीन, यानी कि तीनों यहाँ पर जो है सही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, बर्फ में सड़क की तुलना में घर्षण अधिक होता है। या ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कहते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना जो है कठिन होता है क्योंकि चलने के लिए हमें घर्षण बल की आवश्यकता होती है और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर तथा उससे निकले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन बी, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। और ऑप्शन डी, गाड़ी तेज चलती है। दोस्तों, सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? घर्षण रहित चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा, और चौथा है खुरदुरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों। ऑप्शन बी है दो और तीन। ऑप्शन सी है केवल चार। ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। दोस्तों, यदि कोई मनुष्य सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। इसके अलावा ऑप्शन ए है चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है क्योंकि वहां घर्षण उपस्थित नहीं है, अर्थात इस स्थिति में किया गया कार्य भी शून्य माना जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते चंद्रमा द्वारा कृत कार्य शून्य है क्योंकि चंद्रमा पर कार्य कर रहे बल की दिशा सदैव चंद्रमा की गति के लंबवत होती है। तो इस प्रकार से कथन चार शून्य कार्य का उदाहरण नहीं है क्योंकि घर्षण बल वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः इसके द्वारा किया गया कार्य जो है माइनस में होता है, ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है। इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरी समय ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन ए है वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन बी है वस्तु विराम अवस्था में है। ऑप्शन सी है वस्तु की गति अरेखीय है। ऑप्शन डी वस्तु असमान चाल से चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विराम अवस्था में है। दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इसमें दर्शाया गया है दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है जो कि वस्तु की विराम अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, वस्तु विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से वायु की अनुपस्थिति में एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भूमि पर गेंद ए पहले पहुंचेगी। ऑप्शन बी है भूमि पर गेंद बी पहले पहुंचेगी। ऑप्शन सी है भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। दोस्तों जो प्रारंभिक वेग है वह 0 है और जो ऊंचाई है वह है 20 मीटर। तो गति के तीसरे समीकरण से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको ज्ञात होता है कि गेंदों का वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों दोनों गेंदों की ऊंचाई समान है, इसलिए वायु की अनुपस्थिति में दोनों गेंदें ए और बी का वेग जो है एक समान रहेगा। इसलिए जो दोस्तों दोनों गेंद भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक ही दिशा में होते हैं। ऑप्शन बी है क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं। कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि न्यूटन के गति के जो तीसरे नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हमको प्राप्त होती है तथा क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कि ऑप्शन है वह गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धनात्मक कार्य संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो। दूसरा है बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तीसरा है बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो। ऑप्शन चौथा है बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री के बराबर हो। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक तथा तीन, या केवल चार। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, एक तथा तीन। दोस्तों क्योंकि जब बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो अन्य कथन जो है वह ऋणात्मक कार्य तथा जो कथन चार है वह शून्य कार्य के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार के लिए कौन सा कथन सही है। वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है,
ऑप्शन बी है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ऑप्शन सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यार गिरती नहीं है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, क्योंकि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से गुजरती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरुत्वीकरण जी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। दूसरा है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तीसरा है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर जी का मान घटता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर 1 और 2। ऑप्शन बी है 2 और 3। ऑप्शन सी है 1 और 3। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए है तांबा, पीतल तथा एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस्पात का यंग गुणांक सबसे कम होता है। ऑप्शन सी, इस्पात की प्रत्यास्थता सभी धातुओं की तुलना में कम होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा, पीतल तथा एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस्पात यानी कि आयरन की तन्यता अधिक होती है तथा इसका यंग गुणांक तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल से अधिक होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। बी, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी, अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। या ऑप्शन डी, विश्व में अल्कोहल का उत्पादन पारे से अधिक होता है। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। देश होते हैं वहां पर पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। दोस्तों द्रव्यांक निम्नतर होने के कारण इसका हिमांक काफ़ी नीचे आ जाता है, यानी कि जिससे कि शून्य से काफ़ी नीचे तापमान होने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। तो दोस्तों इस वजह से हम अल्कोहल को इस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और सुपर थैंक्स सुपर चैट से आप यहाँ पर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट बाई कर सकते हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।